तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये एक सवाल बाकायदा मेरे से करते रहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो है बैन था, लेकिन जो मेरे एजेंट ने मेरा वीज़ा लगवा दिया है, किस तरीके से लगवा दिया, क्या मैं सऊदी अरेबिया जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, और अगर आपको बैन है तो क्या आपका वीज़ा स्टम्प होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा, क्या जाना सही होगा या कितने टाइम तक के लिए आप सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं। सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को तफसील से देखें ताकि आपके ऊपर भी अगर कोई बैन है, चाहे आप किसी तरीके से भी सऊदी अरेबिया से गए हों, तो आप दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इकामा वालों के लिए। तो जिसका भी इकामा है, अब इकामा का मतलब है अगर आपका इकामा एक्सपायर था, तो अगर आप जो है एक्सपायर इकामा पे एग्ज़िट आते हैं तो उस सूरत में आपके ऊपर 3 साल का बैन लगता है। इस बात का ख्याल रखना कि अगर आपका इकामा एक्सपायर था और एम्बेसी के थ्रू, स्पेशली एम्बेसी के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल का बैन लगता है। अगर आपका इकामा में हुरूफ था तो हुरूफ के ऊपर आपको 3 साल का बैन लगता है। 3 साल के बाद सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो लोग इकामा वैलिड पे जाते हैं। देखिए इकामा वैलिड पे तो कफील कंपनी ही एग्जिट भेजता है, लेकिन अगर आप इधर उधर से मिन्ना करके जाते हैं, किसी तरीके से डिपोर्ट होकर के, चाहे किसी तरीके से भी, तो उस सूरत में आपको फिर चेक करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर 10 साल का भी बैन हो सकता है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम का भी बैन हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके लिए आपको मदार पेपर या तहरील पेपर या फिर एयरपोर्ट प्रिंट, जो बोल दें आप लोग, जो भी आप लोग जानते हैं, वो इन सारे पेपरों को चेक करके, पेपर एक ही है, नाम 3 है, तो इन पेपरों को चेक करके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके इकामा से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग हज के वीज़े पे गए थे, हज के वीज़े पे जो लोग हज के वीज़े पे जाते हैं तो क्या वो सऊदी अरेबिया दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखिए हज के वीज़े पे जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप हज या उम्रे के वीज़े पे आकर के नहीं जाते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप शुरते से पकड़ा के गए, चाहे एम्बेसी से कहीं से भी गए, तो उसमें आपको या तो 10 साल का बैन लगता है या तो लाइफ टाइम का बैन लगता है। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है कि जो लोग भी हज या उम्रे के वीज़े पे ओवर स्टे करके जाते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट सख्ती करती है। इसी बात का ख्याल रखना है आप लोग को। फिर आप चाहे हज के वीज़े पे जाओ, चाहे उम्रे के वीज़े पे जाओ, आप नहीं जा सकते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल कि क्या हम तहरील के थ्रू आए हैं या एम्बेसी के थ्रू आए हैं, क्या हम किसी एजेंट के थ्रू आए हैं तो हम दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। देखिए जब आप तहरील के थ्रू जाते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम का ही बैन लगेगा, क्योंकि तहरील से डिपोर्ट होने ही का मतलब है कि आपको लाइफ टाइम का बैन किया जाए ताकि आप दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। जेल से उन्हीं लोग को डिपोर्ट किया जाता है, भले आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन जब भी तहरील से आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा वायलेशन डाल करके ही आपको डिपोर्ट किया जाता है ताकि आप दोबारा सऊदी अरेबिया ना आ सकें। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जब आप तहरील के थ्रू जाते हैं तो आप सऊदी अरेबिया आने की कोशिश ही ना करें। अगर किसी सूरत में आने का ज़रूरत भी है तो फिर आपको पहले जो है बैन पेपर को चेक करवा लेना, उसके बाद ही आप वर्क वीज़े पे आएँ। बात रही हज उम्रे की, तो हज उम्रे का तो बात ही यहाँ पे मत कीजिए। हज उम्रे का हो सकता है कि आपको 5 साल के लिए मिले, 5 साल के बाद मिले, हो सकता है 10 साल के बाद मिले, वो अलग मैटर है, लेकिन वर्क वीज़े पे नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको हज वीज़ा मिल भी जाए, उम्रा वीज़ा मिल जाए, लेकिन वो भी 5 साल 10 साल के बाद हो सकता है कि आपको ना भी मिले, वो अलग चीज़ है। लेकिन वर्क वीज़े पे आपको बिल्कुल नहीं आना, चाहे आप तहरील के थ्रू गए हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग भी एम्बेसी से जाते हैं क्या उनके ऊपर बैन लगता है लाइफ टाइम? नहीं। एम्बेसी से जो लोग भी बैन अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा के जाते हैं, चाहे उनका हुरूफ लगा हो, चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर हो, चाहे उनका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, इन सारों कंडीशन में जो लोग भी एम्बेसी से जाते हैं तो उनके ऊपर बैन नहीं लगता है। उसका ना लगने का वजह ये है कि आपका एम्बेसी जब एग्ज़िट लगाता है तो आपका कोई भी फिंगर वगैरह नहीं होता है, और जब ज़ात से आप एग्ज़िट लगवाते हैं यानी तहरील से एग्ज़िट लगवाते हैं तो उसमें आपका फिंगर होता है। तो जब आप एम्बेसी से करवाते हैं तो आपका कोई फिंगर होता नहीं है, इसलिए आपके ऊपर बैन नहीं लगता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं लगता है। हो सकता है कि आपको 3 साल का बैन हो सकता है कि 5 साल का भी बैन हो, उसके लिए तो पेपर आपको लाजिम निकलवा करके ही चेक करना पड़ेगा वीज़ा स्टैम्प से पहले। तो इस बात का भी आप लोगों को डाउट क्लियर हुए कि एम्बेसी के थ्रू जाते हैं तो आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन नहीं लगता है। कुछ मुनासिब 2 साल 5 साल या हो सकता है 7 साल का आपको बैन लगे, बाकी फिर आप दोबारा जा सकते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या हमारा बैंक में वीज़ा स्टैंप होगा या नहीं होगा। चाहे आप किसी भी सूरत से गए हो, तहरील से गए हो, किसी एजेंट से गए हो, चाहे आप एम्बेसी से गए हो, तो मेरा वीज़ा बैंड है, मैं दोबारा वीज़ा स्टैंप करवा सकता हूँ सऊदी अरबिया से नहीं। इसी चीज़ को लेकर के जो है बहुत सारे कफ़ील और बहुत सारे एजेंट ऐसे बैठे हुए हैं जो लोगों से 1.5-2 लाख रुपया और 18-20 हज़ार रियाल लेते हैं उसका वीज़ा स्टैंप कराने का। तो देखिए, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके ऊपर बैंड है और कोई एजेंट बोलता है कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, कोई कफ़ील बोल रहा है कि मैं आपको वीज़ा लगवा दूंगा, वीज़ा निकलवा दूंगा, आपका लगवा दूंगा, आपको सऊदी अरेबिया में इन भी कराऊंगा, होता है, ऐसा भी होता है, मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को। अब इसमें होता ये है, गेम प्ले इसमें क्या होता है कि कोई भी जब आपके ऊपर बैन होता है तो वो सिस्टम से बैन होता है, और कुछ कफ़ील इतने पावरफुल होते हैं, वो क्या करते हैं कि ठीक है ये बंदा जो है बैन है, मैं इसको एंट्री दिलवाऊंगा सऊदी अरेबिया में, इतना रियाल मुझे चाहिए। उसमें होता ये है कि जो वीज़े का कॉस्ट 7,000 है उसका वो 18-20 हज़ार रियाल आपसे लेता है, या फिर इंडिया में बोल सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक ले लेता है। आपका बैन है, फिर भी आपका वीज़ा भी स्टैंप होता है, वीज़ा से फिर आप जाते हैं सऊदी अरेबिया में, आपका एक कफ़ील का नंबर मिलता है, आप कफ़ील को कॉल करते हैं कि भाई मैं सऊदी एयरपोर्ट पे हूँ, वो कफ़ील आता है, आपको बाईपास कराता है। बाईपास का मतलब होता है बायोमेट्रिक्स ना करवा करके आपको डायरेक्ट जो है किसी लीगल तरीके से आपको एयरपोर्ट से एग्ज़िट करवा करके सऊदी अरेबिया में एंट्री दिलवा देता है। अब आप सऊदी अरेबिया में एंट्री तो हो गए, अब यहाँ पे कफ़ील का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने कहा काम था आपको सऊदी अरेबिया में एंट्री दिलवाना, उसने एंट्री भी दिलवा दिया, आपका वीज़ा भी लग गया, आप सऊदी अरेबिया में भी आ गए। लेकिन यहाँ से परेशानी अब आपका चालू हो गया। परेशानी अब किस तरीके से चालू हो गया कि जब आप सऊदी अरेबिया में इस तरीके से एंट्री लेते हैं, चाहे किसी एजेंट के थ्रू, चाहे किसी कफ़ील के थ्रू, अब वहाँ से परेशानी ये होगा कि जब भी अब आपको अपना छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट जाना होगा, आप जब छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है कि आपका छुट्टी भी लग जाए, हो सकता है आपको फाइनल एग्ज़िट भी लग जाए, लेकिन जब आप एयरपोर्ट से जाओगे तब तो कफ़ील आपको एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं करवाएगा, वो उसका तो काम एंट्री का था, वो एंट्री करवा के निकल गया, पैसा लेके निकल गया, एजेंट भी अपना निकल गया, आप भी मज़े में हो। लेकिन जब आप जाने वाले हो तो उस टाइम आपका कोई साथ नहीं है, अब आपको तो बायोमेट्रिक्स करवाना ही है। तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक्स करवाते हो वहाँ पे अब आपका जो है फंस जाता मैटर, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आप एंट्री थे, आपका एंट्री बैंड था, फिर आप एंट्री कैसे लिए, तो सारा चीज़ आपके ऊपर आ जाता है फिर कि आप किस तरीके से एंट्री ले, लीगल कैसे आप आए, और आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते, लेते हो तो फिर तो भाई जो कफ़ील आपको एंट्री दिलवाए हो तो ऐसे भी बहुत पावरफुल, उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, वो कहीं ना कहीं से तो बच के निकल भी जाएगा, लेकिन आप फंस जाओगे। अब आप फंसोगे ऐसा कि फिर आप निकल भी नहीं सकते हो। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जब भी आप सऊदी अरेबिया से बैन होकर के जाते हो, ट्रैवल बैन होकर जाते हो, तहरील के थ्रू जाते हो, एम्बेसी के थ्रू जाते हो, किसी एजेंट के थ्रू जाते हो, तो सबसे पहले चीज़ चेक करना है कि आपके ऊपर बैन कौन सा है। वो बैन पता कैसे होगा, जैसे कि आपने तहरील पेपर निकलवा लिया, मदार पेपर निकलवा लिया, एयरपोर्ट बिन बोलते वो निकलवा लिया, उस पर आपका बैन तो पता चल गया कि ये बैन है आपके ऊपर, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ चेक करना है कि आपके ऊपर कौन कौन सा वायलेशन लगा हुआ। अगर एक वायलेशन है, जैसे इकामा एक्सपायर है, आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर था, हुरूफ एक्सपायर था, तो कोई बात नहीं, आप 3 साल के बाद 5 साल के बाद जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कोई वायलेशन डाला गया है, चोरी का है, चाहे किसी चीज़ का भी आपके ऊपर वायलेशन एक्स्ट्रा डाल करके आपको डिपोर्ट किया गया, या फिर एम्बेसी के थ्रू से या फिर किसी एजेंट के थ्रू से, आप मोस्टली ये एजेंट लोग काम करवाते हैं कि जब आप जाते हैं वहाँ पे, भाई मेरा जो है एग्ज़िट जाना है, वो क्या करता है कि चुपके से आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है वायलेशन डलवा करके आपका एग्ज़िट तुरंत लगवा करके भिजवा देता है। उसमें बंदा परेशान और आप भी परेशान। तो उस तरीके से आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री करना है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मेरे ऊपर बैन है तो क्या हम हज या उम्रे के वीज़े पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जो लोग भी वर्क वीज़े पे बैन होकर के जाते हैं वो हज या उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन 3 से 5 साल के बाद। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप हज या उम्रे के वीज़े पे जा रहे हो और आपका वर्क वीज़ा बैन था, यानी बैन किया गया, आप वर्क वीज़े पे काम कर रहे थे, तो फिर आपको जो है 3 साल से 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका हज का वीज़ा या उम्रे का वीज़ा लगेगा, तब फिर आप जा सकते हो। उससे पहले आपको कोई चांसेस नहीं है। कोशिश ही नहीं करना भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, कोशिश ही नहीं करना। लाख कोई कहे कि मैं आपका वीज़ा लगवा दे रहा हूँ, ये करवा दे, वो करवा दो, कोशिश ही नहीं करना। आपका पैसा डूब जाना किसी भी सूरत से, आप फिर निकल भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा देना आज के डेट में आसान है, लेकिन किसी से पैसा लेना
समझिए पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि पैसा आप अगर दे रहे हो तो पहले आप मुतमईन अच्छे से हो जाओ कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है। और जो पेपर है उसके लिए आप मुझसे जो है वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर मिल चुका, उस पेपर को आप मुझसे भी निकलवा सकते हैं या फिर किसी से भी निकलवा सकते हैं। कोई ज़रूरी मेरे से निकलवाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी से भी निकलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे निकलवाते हैं तो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ों को क्लियर भी करूँगा कि आपके ऊपर कौन कौन सा बैन है, यहाँ कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करके इंशाल्लाह बता दूँगा। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको वीज़ा स्टम्पिंग बैन पे कैसे होता है और किस तरीके से लोग जाते हैं, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किस किस कंडीशन में कितने कितने साल का बैन लगता है, सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया है। तो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दे दिया करें। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको डेली मिलता भी रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिया करें ताकि आपको डेली इस तरह का अपडेट वहाँ से भी मिल जाया करे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पता हो और उनको इस चीज़ का मालूमात हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।